नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। यह हमारा पॉडकास्ट है भारत एंड जियोपॉलिटिक्स। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आ, समसामयिक विषय है जो करेंटली काफ़ी इस पे चर्चा हो रही है, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये जो विषय है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत के बारे में, जो अभी तक भारत ने अभी तक बना नहीं है। हमारा कोई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है। हम लोग हमेशा कुछ 5-10 साल के जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से हम लोग सुरक्षा को देखते हैं। हमने कोई इस पे डिटेल फ्रेमवर्क आज तक बनाया नहीं है कि किस तरह से हमको काम करना चाहिए। तो अभी ये जो बुक लंच था उसमें हमारे जो सीडीएस है वो आए थे, उन्होंने इस पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि हमको एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की ज़रूरत है और हमें इस पर जरूर काम करना चाहिए। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, डॉक्टर आदित्यन जी। डॉक्टर आदित्यन जी प्रेसिडेंट है काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनका योगदान न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहा गया है। तो हम लोग डॉक्टर आदित्यन जी के साथ हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर आदित्यन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार हरे प्रकाश जी। आपका बहुत आभारी हूँ। आपने अपने मंच पर मुझे दोबारा से निमंत्रित किया और इस विशेष चर्चा में मुझे सम्मिलित होने का अवसर दिया। तो सर, हृदय से आभार का। जी जी सर। तो हम लोग बिना कोई समय गंवाए हम लोग इस विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि हमारे जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की जरूरत के बारे में एक टिप्पणी की अभी एक समारोह के दौरान पे। तो उसके बारे में हम बात करने के लिए आपको आपको आमंत्रित किया है हमने। तो सबसे पहली बात कि क्या आप उनकी सिफारिश से सहमत हैं, ये हम आपका विचार जानना चाहेंगे सर। जो जनरल चौहान ने कहा है कि हमारे पास एक नीति है, हमारे पास प्रक्रियाएं हैं और हमारे पास पुरानी ऐसी परंपराएं हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, जो नहीं है वो एक लिखित सिद्धांत नहीं है। जी तो ये तो एक दर्पण है, आप जो भी देखना चाहें इस वक्तव्य में देख सकते हैं। आप यह देख सकते हैं कि इसमें आवश्यकता है लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की, जी। या यह भी दर्शित करता है कि हमारे पास सब कुछ है, लिखित सिद्धांत होने की क्या आवश्यकता है। जैसा दोनों कि, तरफ से आप देख सकते हैं। सॉरी सर आपको हम इंटरप्ट करने के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी हमारी जो वर्तमान सरकार है वो तो काफी संघर्ष कर रही है और काफी कुछ कर रही है आ, इस मतलब कि इस दायरे में। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये सरकार हमेशा तो नहीं रहेगी, जिसके लिए हमारे पास एक लिखित डॉक्यूमेंट का होना आवश्यक है। तो शायद उन्होंने ऐसा कहा है। देखिए, कोई लिखित जो आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं उसकी आवश्यकता है या नहीं, पहले तो इस पे भी चर्चा हो सकती है। जी 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 हमने बांग्लादेश की जो का युद्ध था जी उसमें विजय प्राप्त की थी। जी क्या हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत था उस समय? हमने 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध जो युद्ध जीता था, उस समय हमारे पास कोई राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत नहीं था। हमने 1962 में चीन से जो युद्ध था उसमें हमें पराजय हुई, हमारे पास लिखित सिद्धांत नहीं था। लिखित सिद्धांत कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। हमारे पास जो हमारी सेना है, हमारे जो जवान हैं, हमारा रक्षा मंत्रालय है,
हमारे जो संसाधन हैं, अगर हम उन पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी सरकार का जो बजट है उसको सुरक्षा पे निर्धारित 3% या 3.5% जी उस पर खर्चा करें जी और अपनी सेनाओं को का आधुनिकीकरण करें, जी अपने संसाधनों का आधुनिकीकरण, तो उससे हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। आप कह रहे हैं कि ये सरकार बहुत संघर्ष कर रही है। मैं तो पिछले 20 सालों से सुनता आ रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता है। क्या भारत का सभ्य समाज इस स्थिति में है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को शालीनता से और एक सभ्य तरीके से चर्चा कर सकता है? जो समाज में विषमताएं हैं, समरसता नहीं है और छोटी छोटी बातों पे इतना बवाल मच जाता है, क्या आप समझते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को राष्ट्र के सभी नागरिक स्वीकार कर लेंगे? मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण देता हूं। अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम, क्या हो रहा है? जब आपके पास राजनैतिक और वैचारिक मतभेद है, ऐसे समय में एक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को लिखित रूप में लाना मेरे ख्याल से एक त्रुटि होगी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 1958 में भारत की संसद ने एक नियम पास किया था, उसको कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। जी लिखित है, सब कुछ लिखा हुआ है। सेना को आंतरिक मामलों में ज्यादातर नहीं बुलाया जाता, लेकिन अगर स्थिति ऐसी है कि देश का विभाजन हो रहा है, असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व हमारे लोकतंत्र का लाभ उठा रहे हैं और किसी भी सरकार को यह लागू करना पड़ता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, चाहे वो जम्मू और कश्मीर में हो या मणिपुर में हो, कितना बवाल मच रहा है। आप सेना के हाथ पीछे बांध देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। युद्ध की स्थिति में अगर आप सेना को बांध देंगे, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट एक लिखित डॉक्यूमेंट है, जिसकी मर्जी आती है वो न्यायपालिका के पास चला जाता है। और न्यायपालिका ऐसी है इस समय भारत में, परिपक्व नहीं है। जी वो कार्यपालिका का जो क्षेत्र है जी उस पर अधिकार जमा रहे हैं। क्या होगा कल? हमारा युद्ध होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत लिखित है, तो कल को सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार को, रक्षा मंत्रालय को, सेना अध्यक्ष को न्यायालय में बुलाएगा, समन जारी करेगा, क्या आपने इस सिद्धांत को ऐसे नहीं फॉलो किया? मेरे विचारानुसार भारत इस समय इस अवस्था में नहीं है। हमारा सभ्य समाज, हमारे राजनीतिक दल इस समय इतने परिपक्व नहीं है कि वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार करें एक सकारात्मक रूप से। मैं आपको एक और उदाहरण दूं। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था 1974 में। जी तब इसको कहा गया था कि ये शांतिपूर्ण आणविक विस्फोट है, इसका
आणविक परमाणु शस्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 5 परीक्षण किए और एक टेम्पररी ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन निकाला था 1999 में। वो था ड्राफ्ट NFU डॉक्ट्रिन, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, प्रथम उपयोग निषेध सिद्धांत। और उसको 2003 में थोड़ा परिवर्तन करके एक लिखित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। आज 2024 है, हमारी चुनौतियां बदल चुकी हैं, उनमें परिवर्तन आ चुका है। लेकिन वो जो प्रथम उपयोग निषेध सिद्धांत है वो वट वृक्ष की तरह से खड़ा हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। कोई भी सरकार इतना साहस नहीं दिखा सकती कि उसमें परिवर्तन लाया जाए। तो हम अपने हाथ क्यों बांधना चाह रहे हैं सामरिक क्षेत्र में कि यही सिद्धांत है, इसकी हमारे यहाँ कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हर 5 साल में आप इस सिद्धांत को में परिवर्तन, इसमें मॉडिफिकेशन लाएंगे, रिवीजन लाएंगे। आपने देख लिया कि 2003 का जो प्रथम उपयोग निषेध सिद्धांत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, 2014 के घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था कि इसमें परिवर्तन लाया जाएगा और उसका उत्तरदायित्व दिया गया था मेजर जसवंत सिंह को, जो पुराने विदेश मंत्री, पुराने वित्त मंत्री और एक और उनको विभाग मिला हुआ था, स्पेशल एडवाइजर थे और प्राइम मिनिस्टर थे। बात ये है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में यह लिखा था, किंतु जब सरकार आई तो प्रधानमंत्री ने उसको नकार दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी एक बार बोला था कि उसमें परिवर्तन लाया जाएगा सामयिक रूप से, किंतु दबाव में आके उन्हें कहना पड़ा कि ये तो मेरा निजी वक्तव्य है, इसका मेरे रक्षा मंत्री होने के पद से कोई जुड़ाव नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में है कि हर एक चीज, हर एक विषय राजनैतिक बन जाता है। उसमें चाहे वो संस्थाएं हैं, सभ्य समाज की संस्थाएं हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो विपक्षी दल हैं, वो उसमें अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने लग जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में एक लिखित सुनिश्चित राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत का लाना मेरे ख्याल से एक त्रुटि होगी। और आप यह भी जानते हैं कि हम भारत में शत्रुओं से घिरे पड़े हैं। जी। तो आप क्यों शत्रुओं को बताना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे? हम करेंगे जो करेंगे। हमें सिर्फ एक वाक्य कहना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, और बाकी सब लिखित रूप में नहीं रखना चाहिए। और वो वाक्य है, एवरी ऑप्शन इज ऑन द टेबल। युद्ध की अवस्था में सब कुछ किया जाएगा, एकमात्र उद्देश्य ये है कि भारत की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए कुछ भी किया जाए। बाकी जितनी भी सुरक्षा बल हैं उनके अपने निजी सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन एक
सुनिश्चित राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को इस समय लाना सही नहीं। ये मेरा अपना विचार है, काफी सोच समझ के मैं ये बात बोल रहा हूं। आपको एक और उदाहरण दे देता हूं। 1975 और 1977 के बीच में एक आपातकालीन स्थिति थी, लागू की गई थी। उस समय भारत के संविधान में एक संशोधन लाया गया था जिसको कहते हैं कि 42वां संशोधन। आपातकालीन स्थिति हटाई गई। सारे राजनीतिक दलों ने कहा कि 42वें संशोधन को हटा देना चाहिए। हटाया गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं हटाया गया। उसमें दो शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही विवादित हैं। सोशलिस्ट। हम एक समाजवादी राष्ट्र हैं। ये कहां से आ गया? आपने संविधान में दो शब्द लगा दिए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर रिपब्लिक। वो हम आज तक नहीं बदल पा रहे। तो जब ऐसी स्थिति हो और सुरक्षा के विषय में भी अग्निवीर जैसी जो स्कीम लाई गई है, उस पे इतना विवाद किया जा रहा है, मेरे विचारानुसार बहुत अच्छी स्कीम है। इससे हमारे जवान हमेशा युवावस्था में होंगे। वो अपनी ऐसी आयु में होंगे कि जिसको फिजिकल फिटनेस बोलते हैं। जी। आप 50 साल के जवान से तो युद्ध नहीं करा सकते ना। बिल्कुल। और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई वेतन नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं दिया जा रहा। दिया जा रहा है। सब कुछ दिया जा रहा है और उसके बाद भी उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। क्योंकि ये तो सिर्फ एक प्रवेश है। जी। 4 साल के बाद कितनी संस्थाएं हैं, कितने केंद्रीय बल हैं, केंद्रीय और राज्य स्तर की संस्थाएं हैं जो इन लोगों को रोजगार देंगी। सबसे बड़ी बात है जो मैंने मेरे एक वीडियो में चर्चा भी किया था अग्निवीर के बारे में, कि आप कहीं भी कुछ सीखने के लिए कोई डिग्री लेने जाते हैं या कोई ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ आपको 4 साल तक आर्मी रिगरस ट्रेनिंग दे रही है। तो 4 साल के बाद में जो लोग भी वहाँ से निकलेंगे, भले ही वो आर्मी में जाएं या न जाएं, वो ट्रेंड होके निकलेंगे तो उनके पास काफी कुछ होगा। वो तो ऐसे लेवल पे होंगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बदौलत भी कर सकते हैं। देखिए, हर राष्ट्र में ऐसा हम्म। होता है। हम्म। मैं यहाँ पे बैठा हूँ अमेरिका में। जी। यहाँ पे जब जवान रिक्रूट करते हैं उनका टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल होता है, 3 या 4 साल होता है। अच्छा। उसके बाद वही बात होती है, उनको कुछ और रोजगार देखना होता है या उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए जाना होता है, उसमें सहायता दी जाती है। हम्म। उसका कारण यही है कि आप 18 से 24 साल की उम्र के लोगों को, आयु के लोगों को, जिसको कहते हैं एक्टिव ड्यूटी, हम्म। कॉम्बैट रोल, उसके लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। अब मैं 40 साल का हो गया तो हम्म। मैं क्या कॉम्बैट रोल करूं? ये सोचने की बात है। बिल्कुल। भारतीय सेना कोई रोजगार देने की स्कीम नहीं है। बिल्कुल। अब हमारे वर्तमान सभ्य समाज में जब हर एक चीज को जाति से जोड़ा जाता है, खाप पंचायतें आ रही हैं अग्निवीर के विरुद्ध, क्षेत्रीय मामलों को उछाला जा रहा है, वैचारिक मामलों को उछाला जा रहा है। अगर आपकी ऐसी अवस्था है तो मेरे विचार से राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को लाना एक बहुत बड़ी त्रुटि होगी। क्योंकि हमारा राष्ट्र इस वक्त, इस समय एक लिखित सुनिश्चित राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत के लिए तत्पर नहीं है। और
सरकार की अवस्था ऐसी है कि ये सरकार के पास बहुमत नहीं, एक एक पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, शासक दल का बहुमत नहीं है, गठबंधन का बहुमत है। तो ऐसी अवस्था में लाना ठीक नहीं होगा। तो धन्यवाद डॉक्टर आदित्यन जी। आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति में था और मैं तो समझ रहा था कि शायद भारत को इसकी सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि सरकारें बदलती रहती है, अलग अलग लोग आते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग आते रहते हैं, तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसी मेरी समझ थी। और मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी आपसे मिली, और हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया हमारे इस पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। यह विषय आपके विचारों में नया दृष्टिकोण लाने में सहायक रहा होगा। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम लोग आगे अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। आप हमें अपने सुझाव और प्रतिक्रिया भेजते रहिए, इससे हमें उत्साह मिलता है और हम अच्छे वीडियो बना पाते हैं। तो डॉक्टर आदित्यन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, आपने हम लोगों को समय दिया। हमारे लिए जानकारी काफ़ी अच्छी रही और हम लोगों ने कुछ नई बातें सीखी हैं आपसे। हरि प्रकाश जी, आपका बहुत धन्यवाद। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में अपने विचारों को आपके श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत कर पाया। संभव है कि इससे भारत के जो पॉलिसी प्लानर्स हैं, जो नीतियां बनाते हैं, जी। उन्हें कुछ मार्गदर्शन मिले, जी। उन्हें कुछ क्लैरिटी मिले, जिससे हम बेकार की चर्चा में ना लगे और अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण करें और उनको सारे संसाधन दें जिनके वो हकदार हैं, और भारत के रक्षा बजट को बढ़ाएं। नमस्कार। धन्यवाद सर।